सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जो आप ओवम पिकअप करते हैं, ओवम पिकअप के दौरान जो अंडे निकलते हैं, उन अंडों को आपने शरीर से बाहर निकाला, जैसा कि आज भी आपने ओवम पिकअप किया। शरीर से बाहर निकालकर उन अंडों को आपने एम्ब्रियोलॉजी लैब में दिया मैडम को। तो वो अंडे जब शरीर से बाहर निकल गए, तो क्या वे अंडे जीवित रहते हैं? क्योंकि उन्हें तो शरीर का किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर आप उन अंडों को 5 दिन तक बढ़ाते हैं, फिर आप आगे उसकी प्रोसीजर करते हैं, तो कृपया इसके बारे में बताएं, ऐसा कैसे होता है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मैं बॉडी से निकाल के 5 दिन तक फर्टिलाइज भी करें, 5 दिन तक उसको बाहर, शरीर के बाहर उसको रखे भी, फिर वो ग्रो भी करे, फिर वो ब्लास्टोसिस अवस्था में पहुंचे, फिर मैं जब ट्रांसफ़र करूं तो उससे बच्चा भी हो। एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर बैनर्जी हूं, जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक हूं, और मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, फीटल मेडिसिन भी करता हूँ। मेरी वाइफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है और मेरी बेटी ईशानी भी एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छे करने लगे हैं। ये जो क्वेश्चन है कि जब मेरा काम ओवम पिकअप करना, पेशेंट को स्टिमुलेट करना, और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को, जो भ्रूण विज्ञानी है, उसको एक अच्छी कंडीशन में अंडों को निकाल के देना। बेसिकली एक अच्छे आईवीएफ स्पेशलिस्ट को एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो शरीर से बाहर जो अंडा नॉर्मली तो शरीर के भीतर ही रहता है और ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, हमने इस अंडे को, यदि मैं आपको बताऊं, हमने इस अंडे को शरीर से बाहर योनि द्वार से सोनोग्राफी की मदद से हमने बाहर निकाल लिया। नॉर्मली होता क्या है कि ये शरीर के भीतर ही यहाँ से निकल के ट्यूब में आता है। मतलब जो ट्यूब में आता है तो उसको खाना ट्यूब देती है और उसका जो मेंटेनेंस है वो ट्यूब करती है। फिर ये आके यहाँ के बढ़ता बैठता पनपता तो एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यहाँ बढ़ता पनपता एक बच्चा होता है। ये नॉर्मली शरीर के भीतर होता है, इसको इन विवो बोलते हैं। अब जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमने क्या किया, इसके जो अंडे में, अंडाशय में जो अंडे बने, उनको हमने नीडल से बाहर निकाला। जो ही हमने इसको बाहर निकाला तो इसका मदर के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब आप मान के चलो कि ये जो एग है, जो अंडा है, इसको यदि आप बड़ा करके देखोगे तो ये ऐसा दिखता है। इसमें एक जोना पेलिसिडा करके एक खोल होता है और इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको कोरोना बोलते हैं। अब ये सडनली लेडी के शरीर से बाहर आ गया। ये जो सेल है ये खुद एक प्राणी है, वैसा मान के चलना चाहिए। इस प्राणी को खाना भी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, इसका जो खराब पदार्थ है वो भी बाहर आना चाहिए, जैसे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, मलमूत्र इत्यादि। तो कुल मिला के एक व्यक्ति विशेष का पूरा ऐसा मेंटेनेंस होना चाहिए कि इसकी डेथ ना हो, क्योंकि आप यदि किसी व्यक्ति को खाना पानी सब बंद कर देंगे तो उसकी डेथ हो जाती है। मुझे इसको मरने नहीं देना है। ये जो लाइफ का मेंटेनेंस है शरीर से बाहर अंडे का और उसको भ्रूण बनाने का, वो जो विज्ञान है उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। उस एम्ब्रियोलॉजी को करने के लिए एक अलग से विज्ञान बना है एम्ब्रियोलॉजी का। इसको जब आप बाहर निकालते हो तो इसको खाना चाहिए, तो खाना किससे दें? हम इसको एक पेट्री डिश में रखते हैं। उस सेल को जब हम रखते हैं तो इसके चारों तरफ एक लिक्विड रखते हैं। ये लिक्विड कैसा होता है? कोशिश की जाती है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जो लवण और सब कुछ की मात्रा जो ट्यूब में जो लिक्विड मिलता था वैसे ही हो। ये लिक्विड हम ऑस्ट्रेलिया से या बहुत सारे कल्चर मीडिया बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं, हम उनसे रेडीमेड खरीदते हैं। हमारा जो सामान है वो मोस्टली कूक ऑस्ट्रेलिया से आता है। ये तो हुई इसको सपोर्ट और खाना देने की बात। अब जो खाना इसको देंगे वो खाना हम नॉर्मली ग्लूकोज खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। यही चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस लिक्विड में भी देना पड़ता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो सेल है ये इसको खा के एनर्जी बनाए, ताकि इसमें जब हम
इक्सी द्वारा या नॉर्मल आईवीएफ द्वारा स्पर्म को प्रवेश कराएंगे तो इसमें भी एनर्जी से ये एक सेल का डिवीजन हो, 2 सेल बने, फिर 2 सेल का 4 सेल बने, तो 4 सेल से कॉम्पैक्शन मोरुला बने, फिर इसके बाद में एक एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेट होता है। ये मैं बता चुका हूँ पहले। जो इसको यूज़ करके, ये हमने सपोर्ट दिया, इसको यूज़ करके खुद के सपोर्ट को जनरेट करने में सक्षम होता है, वो इस डे 3 को क्रॉस करता है। यहाँ पर आता है कॉम्पैक्शन, और इसके बाद आता है स्टेज, इसमें 2 सेल की डिवीजन हो जाती है, एक इनर सेल मास और एक जो इस खोल को लाइनिंग दे, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसका मतलब जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है हमारी डॉक्टर रिंकू और मिस ईशानी, वो इस जगह को इतना वातावरण देंगे कि इसका यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ निर्बाध रूप से हो, तभी हमको एक अच्छा ब्लास्टोसिस्ट मिलेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट मिलेगा फिर इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में, तब इसका बढ़ता और पनपता तो एक साधारण गर्भधारण होता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब हमने इसको शरीर से बाहर निकाला तो इसका, यदि थोड़ा सा मैं साइंस बताऊं तो ये जो सेल है, इस सेल में जब भी ग्लूकोज का यूटिलाइज होगा तो एक लैक्टिक एसिड बनता है। आप देखेंगे कि आप जब बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करते हो तो आपका अगले दिन वो वाली मसल जो होती है वो स्टिफ हो जाती है, थोड़े दिन लगते हैं उसको रिलैक्स होने में। अचानक यदि हम कोई हाथ का मसल या पैर का मसल नया एक्सरसाइज कर लें तो वो स्टिफ हो जाती है। वो इसलिए स्टिफ होती है क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। इस लैक्टिक एसिड को यदि हम इसमें इकट्ठा होने दें तो इसमें एसिडिटी होगी। एसिडिटी मतलब पीएच जो है, पीएच एक मेंटेनेंस है एसिड का, वो घटता है। जो ही ये घटेगा तो इस सेल की डेथ हो जाएगी। हमको इस पीएच को घटने नहीं देना है, मतलब इस लैक्टिक एसिड को ज़्यादा बनने नहीं देना है। यदि एसिड को मेंटेन करना है तो हमको इसका एसिड को मेंटेन करने के लिए बफर लगाने पड़ते हैं। बफर मतलब जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। बफर 2 प्रकार के होते हैं, एक हिपीज बफर होता है। हिपीज बफर का शॉक एब्जॉर्बर जब हम इसको बाहर हम हैंडल करते हैं तब, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड बफर। कार्बन डाइऑक्साइड बफर का जो रूप है वो हम इनको जब हम ग्रो कराएंगे, हम आपको अभी लाइव दिखाएंगे जो हमारा आज का पिकअप हुआ, उसमें जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं वहाँ पर किन किन लिक्विड में ये रख के और कहाँ रख के ये CO2 बफर रखेंगे ताकि इसका पीएच मेंटेन रहे। नॉर्मली पीएच 7.2 टू 7.3 के बीच में मेंटेन करते हैं। आप और एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसको नॉर्मली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब ये शरीर से बाहर आ गया तो इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड बनना वो बाहर जाना चाहिए। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो शरीर के भीतर का जो ऊसाइट है, ये एनवायरनमेंट मतलब वातावरण में एक्सपोज्ड नहीं है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है 20%, और जो भीतर रहता है वो रहता है 5 to 6%। मतलब मैं यदि इस सेल को वातावरण की ऑक्सीजन से एक्सपोज कर दूं तो इसमें डेथ होने की चांस बढ़ जाएगी। यदि इसकी डेथ हो गई एग की तो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन का लेवल भी 5 से 6% रखना पड़ेगा। ये सब कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ जो लाइव चल रहा है। ये बेसिक एक मोटा लाइफ मेंटेनेंस का टेक्निक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर हर सेल का जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर हमने इसको फर्टिलाइज कराया, फिर इसका क्लीवेज हुआ, फिर इसका मोरुला बना, इनकी रिक्वायरमेंट, फिर इस जगह पर इसकी रिक्वायरमेंट, ब्लास्टोसिस्ट की रिक्वायरमेंट, ये सब अलग अलग होती है। इसका मतलब हमको जो इसको फूड देना है वो फूड का क्वालिटी भी डिफरेंट होना चाहिए। ये फूड कैसे देते हैं? जो लिक्विड होता है हम इसमें जिसको इसमें रखते हैं उसको देते हैं। आप और एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो शरीर के भीतर फर्टिलाइज हो रहा है इसमें हवा नहीं लगती।
हम जब इसको बाहर निकालते हैं तो इसमें नॉर्मल एयर भी लग सकती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक ऑयल से ढक देते हैं। जब हम ऑयल से ढक देते हैं मतलब एक तेल से, मिनरल ऑयल से, तो इसके भीतर का जो वातावरण है इस ऑयल से ये सील हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर का शॉक, और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब ये बॉडी टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री है, मतलब हमें इसको निकालने के बाद हर जगह 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, पीएच मतलब एसिड का स्टेटस और टेम्परेचर, ये इतने स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं ताकि इस सेल को पता ही ना चले कि ये शरीर से बाहर आया। और जब ऐसा मेंटेनेंस होता है तब इसकी ब्लास्टोसिस्ट बनने का जो रेट है बहुत अच्छा होता है। ये जो साइंस है, इस साइंस को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि आप इन विट्रो मतलब शरीर से बाहर सेल को ग्रो करा रहे हो। जब आप शरीर से बाहर ग्रो करा रहे हो मतलब 1 के 4, 4 के 8 ऐसा बन रहा है, तो सेल को वैसा वातावरण मिल रहा है जो भीतर बच्चा पनपने में मिलता है। आइए अब हम आपको इसका, जो मैंने आपको ग्राफिक से समझाया, मैं आपको उसका इंस्ट्रूमेंट वाइज बताता हूँ कि वो कैसे रहते हैं। देख के बहुत अच्छा लगेगा कि एग्जैक्टली एम्ब्रियोलॉजी लैब में होता क्या है। आइए चलते हैं। मैं अभी एम्ब्रियोलॉजी लैब में आया हूँ, और जो हम एग्स और जो अंडे का मेंटेनेंस करते हैं वो आप देखोगे ऐसी एक, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की एक प्लास्टिक होती है जिसमें कि नॉन टॉक्सिक हो, मतलब वो सेल को डैमेज ना करे। और आप एक देखोगे इसमें एक छोटे छोटे जो लिक्विड दिख रहे हैं वो कल्चर मीडिया, वो फूड है उसका, और उसके ऊपर एक लेयर दिख रही होगी ऑयल की, वो उसका सीलेंट है, सील कर देता है। इसको हम ऐसा ढक के कहाँ रखते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये जो माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप में हम जो हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं मैडम बैनर्जी, वो इसमें देखती हैं। उसको देखने के बाद में अभी यहाँ पर एम्ब्रियो फ्रीजिंग का भी काम चल रहा है, एग फ्रीजिंग का काम चल रहा है। आप जब इस इंस्ट्रूमेंट को देखोगे, ये एक इंक्यूबेटर है। इस इंक्यूबेटर को आप जब खोलेंगे तो इसके भीतर आपको बहुत सारे डिश रखे हुए मिलेंगे, जो एक आर्टिफिशियल नेचुरल एनवायरनमेंट में, दोनों वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि है तो आर्टिफिशियल, बट इसको इतना नेचुरल बना दिया जाता है कि उसको लगे कि वो नेचुरल स्टेटस में है। आप जब इसका टेम्परेचर देखोगे तो ये 37 के आसपास रहे, इसमें जो ऑक्सीजन है वो 5% रहे, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना खोला होकर के चेंज हुआ, अदरवाइज 6 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड और 5% ऑक्सीजन में रखते हैं। ये कंडीशन जब हम रखते हैं तब जाके हमको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने का मदद मिलती है। जो फूड हम प्रोवाइड करते हैं उस फूड को हम सिडनी आईवीएफ का जैसा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। सिडनी आईवीएफ का हम जब सामान इस्तेमाल करते हैं तो ये क्लीवेज हुआ, इसमें आपको दिखेगा, इसमें गैमिट बफर, मतलब में हम oocyte और स्पर्म को, अंडे और स्पर्म को एक बफर में रखते हैं, जो मैंने हिपीज बफर बताया था। सबसे पहले इसका उपयोग होता है, फिर जो नेक्स्ट स्टेज बनता है भ्रूण का, वो आप देखेंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन मीडियम है, ये भी सिडनी आईवीएफ का है। फिर आप देखेंगे कि ये क्लीवेज स्टेट का है, मतलब डे 3 डे 4 के बीच में जो स्टेटस चालू हुई वो उसमें इसमें आया, और लास्ट में जब हम उसको ब्लास्टोसिस्ट तक ले जाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये ब्लास्टोसिस्ट मीडियम में रखते हैं। यहाँ तक हम उसको हर स्टेज में एक अलग फूड दे के मेंटेन करते हैं। इन आईवीएफ मीडिया का, इन जो लिक्विड है, इस लिक्विड का भी एक शेल्फ लाइफ है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने के भीतर ये यूज़ हो जाते हैं। अभी जो यहाँ पर काम हो रहा है उस काम को यदि आप देखेंगे तो यहाँ वो मैडम जो है वो आज जो अंडे निकले हैं उनको फ्रीज कर रही हैं, तो उनको माइक्रोस्कोप में देख के ईशानी के हेल्प से ये लिक्विड नाइट्रोजन है। यदि आप देखेंगे तो आपको एक इसमें लिक्विड दिखेगा, ये उसमें
ये एग फ्रीजिंग का काम चल रहा है एम्ब्रियोलॉजी लैब में। आप यदि देखेंगे कि जो एग्जैक्ट आईवीएफ होता है उसका जो बैकअप एम्ब्रियोलॉजी लैब है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें लाइफ का मेंटेन करने का ये एक तरीका है। आशा है आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप उसको लाइक करते हैं तो उसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो बेसिक चीज़ है लैब के भीतर ही वो लोगों को पता चल सके और एक जानकारी हो सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।